start. So students, today we are going to start new chapter, that is weavers, iron smelters and factory owners. Okay, so what we are going to study in this chapter about the textile industry, iron industry and steel industry, which flourished at the time of 18th century, 17th century. Okay, so what we saw that at one place, एक जगह पे तो ऐसा हो रहा था कि हमारे यहाँ कब्जा हो रहा था, बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था, बैटल ऑफ पलासी हो रहा था. दूसरी जगह दूसरे जगह इंग्लैंड में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था. क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था. वो मशीन पे मशीन बनाए जा रहे थे, क्योंकि उनको क्या करना था, ट्रेड करना था. तो क्या वो जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जो भी मैकेनिज्ड प्रोडक्शन हुआ, तो उसके वजह से क्या प्रभाव पड़ा, व्हाट इम्पैक्ट हमारे इंडियन इंडस्ट्री पे क्या पड़ा, दैट वी गोइंग टू स्टडी. ओके, उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. ये जो मशीनें बनी है ना, फैक्ट्रियां बनी यूरोप में, इंग्लैंड में, है ना, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे इंडस्ट्री पे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ये पढ़ने वाले इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट. ये चैप्टर में स्टोरी किसकी बताता है, क्राफ्ट. क्राफ्ट क्या होता है बेटा, व्हाट इज क्राफ्ट, हैंडमेड मटेरियल. ठीक है, हैंडमेड मटेरियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कैसे, हस्तलिपि. ओके, सो द हैंडमेड मटेरियल इज कॉल्ड क्राफ्ट. क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इंडिया में इंडस्ट्री कैसी थी, क्राफ्ट बेस्ड थी. सब कुछ हाथ से बनता था, क्योंकि हम मशीन उस समय उतना नहीं हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन. देयर वाज नो एनी मैकेनिकल मशीन. ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन द टू इंडस्ट्रीज. ब्रिटिश रूल में हम दो इंडस्ट्री को फोकस करेंगे, नेमली कौन कौन सा, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील. ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ओके, सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रूशल. दोनों इंडस्ट्री बहुत ज्यादा क्रूशल थी उस टाइम पे. क्रूशल मीन्स व्हाट इज क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्रूशल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे वर वेरी क्रूशल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए यही दोनों बहुत ज्यादा जिम्मेदार है. कौन कौन से, ये इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री. ओके, mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industries nation in the 19th century. So जो mechanized production हुआ, what is mechanized production, मशीनों के द्वारा प्रोडक्शन. इंडिया में तो हम हैंडलूम प्रोडक्शन करते थे, क्राफ्ट बनाते थे, हाथ से बनाते थे, चरखा चलाते थे. लेकिन वहां पे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, वो क्या मशीनों द्वारा बनाना चाहते थे, जल्दी से जल्दी बने, है ना. So mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industries nation in the 19th century. सबसे foremost industry बना दिया किसको, ब्रिटेन को. When its iron and steel industry started growing from 1850, the Britain came to known as the workshop of the world. ठीक है, ब्रिटेन को क्या कहा जाने लगा, workshop of the world. क्यों कहा जाने लगा, why Britain is called the workshop of the world? At 1850, 1850 में ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा. यस सर. लोग स्टेट लगा, क्योंकि वहां पे मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होने लगा था. क्या होने लगा था, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होने लगा था, इन्वेंशंस होने लगा. मशीनाइज्ड, मैकेनाइज्ड मींस the production through machines, the production through machines, उसको बोलते हैं मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन. और the production through hand, तो हैंडलूम प्रोडक्शन कहा जाता है या फिर क्राफ्ट कहा जाता है. ठीक है, अंडरस्टूड. So that is why
The Britain came to known as the workshop of the world. This question may be asked, okay? कि ब्रिटेन को 1850 के आसपास वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता था? You can explain, okay? The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. तो जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, ठीक है? औद्योगिकीकरण, that is industrialization, okay? तो जो भी हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो किसके वजह से हुआ? उसका क्लोज कनेक्शन है हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन से, क्योंकि वो हमारे यहाँ है, कॉलोनी बनाया और यहाँ पर उन्होंने टेक्सटाइल देखा, कॉटन देखा, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा क्वालिटी का कॉटन है, टेक्सटाइल है, तो क्यों ना इसको इससे कपड़ा बनाया जाए और जल्दी से जल्दी कपड़ा बनाया, जितना ज्यादा कपड़ा बनाएंगे उतना बेचेंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, ओके? तो उन्होंने मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। सो इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है किससे? कॉन्क्वेस्ट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जितना ज्यादा जीतते गए, जितना जितना विक्ट्री लेते गए, जितना पार्टी को क्या टेरिटरी एक्वायर करते गए, उतना उनके पास रॉ मटेरियल आता गया, उतना उनको जो है ये कपड़ा बनाने की सबकी जरूरत पड़ी, तो उतना उनको मशीन की जरूरत पड़ी, क्योंकि आदमी बनाते थे हैंडमेड तो बहुत स्लो होता था काम। दैट्स व्हाई। यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Industrialization is the era in which these more industries has been set up, more industries, more machines, जहाँ पे इन्वेंशन हुए, नए नए मशीन का है ना, जैसे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, जेम्स वाट ने किया है ना, और भी बहुत सारे मशीनों का इन्वेंशन हुआ और फैक्ट्रियां बनी, इंडस्ट्रीज बनाई गई, तो उस टाइप इन दिस वे वी कॉल दिस इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि रेवोल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रीज का रेवोल्यूशन आ गया, देयर वर मोर इंडस्ट्रीज, ठीक है? तो क्या हो गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एरा मीन्स युग, समय। यस, वेरी गुड। You have seen how the England East India Company interest in trade led to occupation of territory. आपने देखा किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंटरेस्ट था ट्रेड पे था, लेकिन बाद में वो बिल्कुल टेरिटरी कब्जा करने लगे, ओके? And how the pattern of trade changed from decades. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and making. तो आपने देखा कैसे इनका पैटर्न भी चेंज होता गया ट्रेड करने का। पहले तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से परचेज करते थे और हमें गोल्ड एंड सिल्वर देते थे, बाद में क्या करने लगे, वो हमारे यहाँ से परचेज करने लगे, हमारे यहाँ बेचने लगे, और जो भी प्रॉफिट वगैरह सब हमारे यहाँ दिवाली लाइट मिल गए उनको, तो सब कुछ यहीं से करने लगे, वहां से बाहर सब कुछ चीज लाते ही नहीं थे। पहले तो गोल्ड सिल्वर लाते थे तो बिल्कुल बैलेंस हो रहा था, हमें भी कुछ मिल रहा था, यहाँ से ले आते थे, लेकिन इसके बाद वो क्या किए, यहीं का सब कुछ यूज करने लगे, बेचना भी इनको यहीं पे है, बना के बेचना भी यहीं पे है, वो भी अपने मनमानी रेट से, ठीक है? In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. अब 18th century के लास्ट में क्या हुआ, the company was buying goods, कंपनी क्या कर रही थी, गुड्स को खरीद रही थी इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, और उसको इंग्लैंड और यूरोप में क्या कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, बेच रही थी, ओके? मेकिंग प्रॉफिट। So British industrialization began to see in India as a vast market for their industries product, and over the time England and Britain began to flooding in India. Okay? So with the growth of industrial production, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ होने लगी, फैक्ट्रीज, मशीन, ये सब बनने लगा, उससे जब प्रोडक्ट बनने लगा तो उससे क्या हुआ, द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिगेन टू सी इन इंडिया एज अ वास्ट मार्केट, और उसको इंडिया को एज अ वास्ट मार्केट समझते थे। क्या समझते थे? इंडिया को दे कंसीडर इंडिया एज अ वास्ट मार्केट। वास्ट क्या होता है? वास्ट मीन्स वेरी बिग। सो इंडिया को कंसीडर करते थे यूरोप और इंग्लैंड वाले एज अ वास्ट मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, तो अपने जो भी प्रोडक्ट बनाते थे वो इंडिया में ही बेचते थे। अब ऐसे बीच बीच में रोक कर नहीं स्टार्ट करो। So how did this affect in India craft and industries? This is the question we will explore in this chapter. तो ये जो इफेक्ट था, ये प्रभाव था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, और they consider the India as a vast market, उसका क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन क्राफ्ट पे, इंडियन क्राफ्ट पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, और इंडस्ट्री पे, that we will going to study in this chapter. Okay?
नाउ लेट्स स्टार्ट इंडियन टेक्सटाइल्स एट द वर्ल्ड मार्केट। अब देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल की क्या पोजीशन थी। ओके, दैट वी गोइंग टू स्टडी। वर्ल्ड मार्केट में वैसे भी इंडिया की जो पोजीशन थी बहुत क्या थी? सो इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। तो इंडियन टेक्सटाइल का वर्ल्ड मार्केट पे क्या पोजीशन था, दैट वी गोइंग टू लर्न। सो इट वाज अ ह्यूज डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड थी किसकी? इंडियन टेक्सटाइल की। ओके, सो लेट्स स्टडी। लेट अस अराउंड 750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, 1750 से पहले बिफोर 1750, 1750 से पहले जब हमने क्या देखा, 1757 में बैटल ऑफ क्या हुआ? प्लासी हुआ। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो 1750 में बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, तो बंगाल को तो 1764 में जीते थे वो पूरी तरह से। इंडिया वाज फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो क्या थी वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ठीक है। सो प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। तो 1750 से पहले बिफोर 1750, so it was the world's largest producer of cotton textile. India is having, it was the, so Indian textiles had long been renowned for their fine quality and exquisite craftsmanship. Okay, तो इंडिया टेक्सटाइल, तो इंडिया टेक्सटाइल को जाना जाता था। इंडिया टेक्सटाइल had long been renowned. Renowned means what? जाना जाता था। Renowned means what? जाना जाता था। It was known. In English we can say it was known. Renowned means it was known. It was known for what? It was known for both the fine quality and exquisite craftsmanship. So exquisite मतलब क्या होता है? Excellent, ठीक है। एक्सक्यूजिट मतलब होता है एक्सीलेंट, दैट इज इन हिंदी वी कैन से उत्कृष्ट। उत्कृष्ट गुणवत्ता का समान था, मतलब इट वाज एन एक्सीलेंट क्वालिटी। क्राफ्ट्समैनशिप मतलब उसको जो बनाते थे तो बहुत उम्दा क्वालिटी की चीज बनाते थे, वेरी फाइन क्वालिटी, हाई क्वालिटी, नो। So they were extensively traded in South East Asia. उसको कहाँ ट्रेड किया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया में। कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया क्या हो गया? साउथ ईस्ट एशिया है ना, जैसे कि इंडिया है, ठीक है, तो इसका साउथ ये होगा और ईस्ट क्या होगा? यहाँ पे बेचते थे म्यांमार के आसपास, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कितना हो रहा है? तो कंट्री के नाम भी दिए हुए बेटा, जैसे जावा, सुभद्रा एंड पिनांग एंड द वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। वेस्ट में भी करते थे और सेंट्रल एशिया में भी करते थे, ठीक है। फ्रॉम द 16th century यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। अब क्या हुआ? 16th century से क्या हुआ? जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी में क्या क्या, जैसे पोर्टुगीज आ गई, डच आ गई, ये सब फ्रेंच आ गई, ये सब यूरोपियन कंट्री थी, है ना। तो क्या करना चालू किए? व्हाट दे हैड स्टार्टेड, ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग द इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। और वो खरीदना चालू कर दिए थे टेक्सटाइल इंडिया का और उसको यूरोप में बेचते थे, ठीक है। Memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weaver is preserved in the many words still current in English and other languages. तो इन सब की जो मेमोरीज है, जो याद अभी भी रखी हुई है, कहाँ पे? क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मेनी वर्ड्स। बहुत लेखकों द्वारा अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है।